हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं, आप उसे देखें। देखिए, इस चित्र से आप सभी परिचित होंगे। यह इलेक्ट्रिक आयरन है, विद्युत इस्त्री है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं। और आप लोगों में से इसे भी देखा होगा, रूम हीटर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ठंड के दिनों में रूम को गर्म रखने के लिए करते हैं। और आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने इसे भी देखा होगा, वाटर हीटर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। वो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इसे भी तो अवश्य देखा होगा। यह हीटर है, इसका इस्तेमाल हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। ये सारे चीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से विद्युतीय युक्ति हैं, जिनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो यह ऊष्मा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ऊष्मा क्यों प्रदान करते हैं, कहाँ से इसमें ऊष्मा आती है? आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या हम इसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके सारे चीजों को एक एक करके समझते हैं कि यह इसमें ऊष्मा कहाँ से आती है, क्या होता है। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर एक छोटा सा सर्किट देख पा रहे हैं। इस सर्किट में यहाँ पर आप देखिए एक सेल है, यहाँ पर एक एमीटर है जो करंट को मेजर करता है। यहाँ नीचे एक स्विच है जिसे हम ऑन ऑफ करके करंट को फ्लो करवा सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यह वोल्ट मीटर है और यह हमारा एक बल्ब है। बल्ब मतलब यह एक रेजिस्टेंस है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी परिपथ में करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए सोर्स को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर सोर्स कौन सा है? यहाँ पर सोर्स हमारा है ये सेल। तो जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो इससे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पीला रंग का डॉट है जिसका फ्लो हो रहा है। ये जो पीला रंग का डॉट है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। फिर से देखिए एक बार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो इसका मतलब करंट का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इस दिशा से इधर गई, फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और इस तरह से यह एक पूरा चक्कर लगा लिया। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट जाता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, जब इस सोर्स से जब तक एनर्जी रहेगा तब तक इससे करंट का फ्लो होगा, और जैसे ही सोर्स का एनर्जी खत्म हो जाएगा करंट का फ्लो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, सोर्स जो कार्य किया, सोर्स करने का मतलब यहाँ पर हमारा ये सेल है, यह कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। कितना कार्य किया इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया है। जिन लोगों को पिछला वीडियो देखना है वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। कार्य करना पड़ेगा इस सोर्स को। अब देखिए, जो कार्य करेगा उस कार्य से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और कुछ हमें ऊष्मा भी मिलेगा, कुछ हमें गर्म भी मिलेगा। इसका अनुभव आप लोगों ने अक्सर किया होगा कि जब कुछ देर तक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है, या आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर तक कंटिन्यूस जब मोबाइल चलाते हैं तो हमारा मोबाइल भी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से हम जितने भी युक्ति हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अगर हम कुछ देर तक करंट का फ्लो उससे कराते हैं तो स्वाभाविक है वह कुछ गर्म हो जाता है। यह जो ऊष्मा उत्पन्न हुई इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, किसी चालक से कितना ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है, कितना हीट प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बारे में थोड़े हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक ये कंडक्टर है और इसका हम नेमिंग करते हैं ए और बी। अगर हमारे पास ये चालक है तो इस चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा। इसका प्रतिरोध कितना है? इसका प्रतिरोध है R, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, इस चालक से कितना करंट फ्लो होगा। तो चालक से हम मान लेते हैं I करंट का फ्लो हो रहा है, और इस चालक के दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V।
अब एक समझने वाली बात है, इस चालक से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2 डॉट है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए इस चार्ज को अगर हम ए से बी तक ले जाते हैं तो चार्ज का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। चार्ज का हम लोग मान लेते हैं कितना चार्ज है Q, और ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगता है T। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, कार्य हो जाएगा V × Q। क्यों होगा, देखिए हम लोगों ने पिछला वीडियो में चर्चा किया था कि विभव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है W/Q। तो अगर हम लोग यहाँ से W फाइंड आउट करना चाहते हैं तो W = हो जाएगा V × Q। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ आया है, वर्क = V × Q। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले एक और चीज़ चर्चा किया था, क्या किया था कि Q = होता है IT। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं I = Q/T, तो Q = IT। तो जहाँ पर Q है वहाँ पर हम रखेंगे IT। फिर एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुका है। ओम्स लॉ V = उसमें होता है IR। तो अगर V = IR है तो इस V के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तब हमारे पास V का वैल्यू हो जाएगा IR और पहले से IT। अगर इन सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, I² तो ये जो I² निकला, यही निकला हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला। हीट प्रोड्यूस्ड मतलब कितना उष्मा उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला I²RT। तो ये हो गया हमारे पास हीट प्रोड्यूस्ड = I²RT। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे हमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला कितना निकला, I²RT। जहाँ पर यहाँ जो हम लोगों ने लिखा H क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड, I क्या है, करंट, R क्या है, रेसिस्टेंस, और T क्या है, समय यानी टाइम। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 चीज मिलेगा। पहला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I², दूसरा क्या मिलेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, और हमें तीसरा क्या मिलेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो जो पहला चीज है उसके अनुसार है किसी चालक से धारा प्रवाहित होने पर उससे उत्पन्न होने वाले उष्मा करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है अगर R और T कांस्टेंट हो तब। इसका मतलब करंट का वैल्यू अगर 2 गुना हो जाए और बाकी चीज सेम रहे तो उत्पन्न उष्मा का जो वैल्यू होगा वह 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से करंट का वैल्यू अगर 3 गुना हो जाए तो उत्पन्न उष्मा का वैल्यू 9 गुना हो जाएगा। करंट का वैल्यू अगर 4 गुना हो जाए तो उत्पन्न उष्मा का वैल्यू 16 गुना हो जाएगा। दूसरी बात हमारे पास है S समानुपाती R मतलब रेजिस्टेंस। तो उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होगा। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उससे उत्पन्न होने वाला उष्मा भी उतना ही ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा उससे उत्पन्न होने वाला उष्मा भी उतना ही कम होगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जितने भी तापन युक्तियाँ हैं, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स के बनते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। जैसे विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल होता है कॉइल के रूप में, उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा और भी बहुत सारी चीज़ जहाँ पर हीट उत्पन्न करना है वहाँ पर वैसे पदार्थ को रखा जाता है जिसका प्रतिरोध उच्च हो। और एक तीसरा चीज़ हमारे पास है H समानुपाती T। हीट जो होगा वह समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लीजिए कि समय अगर 2 सेकंड है तो कुछ ना कुछ हीट उत्पन्न होगा। अगर हम टाइम को बढ़ाकर 2 से 3 सेकंड कर देंगे तो हीट का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर समय 2 गुना तो हीट भी 2 गुना, समय 3 गुना तो हीट भी 3 गुना, समय 4 गुना तो हीट भी 4 गुना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में चर्चा किया कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, और
हमारे पास जूल का हीटिंग लॉ क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।